हाँ जी बच्चों, वेलकम टू सिग्मा गुरुकुल। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जहाँ तक हम डिस्कस कर चुके टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमने क्या था, एडोलसेंस स्टेज। एडोलसेंस स्टेज के क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या उनके इश्यूज होते हैं और क्या क्या सपोर्ट हम दे सकते हैं उनको, उनके बारे में बात की थी लास्ट क्लास में। आई होप कि आप लोग वो टॉपिक कर चुके हैं। आगे हम आज बात करेंगे एक बहुत ही नया टॉपिक जो कि DTPLS भी, सॉरी, केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम में अभी शामिल किया गया है। जो कि पहले टॉपिक था जिसके बारे में लोग जानते थे, बट कभी एग्ज़ाम में आया नहीं या उस सिलेबस में नहीं था उसका। वो क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल टास्क के बारे में। डेवलपमेंटल टास्क, इसको हिंदी में कहा जाता है विकासात्मक कार्य। ठीक है, ये है क्या, ये दिया किसने, पहले हम ये बात करते हैं। ये डेवलपमेंटल टास्क जो दिया था वो दिया था, उसका नाम है रॉबर्ट जे हैविंगहर्स्ट ने। रॉबर्ट जे हैविंगहर्स्ट ने थ्योरी दी थी, उसका नाम है डेवलपमेंटल टास्क। अभी क्या है देखिए, डेवलपमेंटल टास्क जो है, हैविंगहर्स्ट ने कहा था इसके अंदर कि जो हर एक समय, हर एक काम का ना एक समय होता है। हर एक टास्क जो हम करते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट टास्क हम कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट हमारा हो रहा है, उसका एक समय है। समय से पहले हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि हम 20 साल की उम्र में बोलना नहीं सीखते। बोलने का जो उम्र होता है, बोलने का जो टाइम होता है, वो शुरुआती का टाइम होता है ना। और शादी जो हम करते हैं, मतलब जैसे मैरिज है, मैरिज जो हम करते हैं वो 50 साल 40 साल में नहीं करते, उसका भी एक टास्क होता है, यानी कि एक समय होता है, एक टाइम होता है। तो इनका ये मानना था कि हर एक चीज़ को करने का एक समय होता है, हर एक चीज़ को, हर एक टास्क का करने का, हर एक डेवलपमेंट टास्क का करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जिसको हम कहते हैं आपका डेवलपमेंटल टास्क। तो इन्होंने ये बात बताई थी, कैसे बताई थी बता दो आप लोगों को। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के नाम की बुक लिखी थी। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ये बुक जहाँ तक मुझे याद है 1952 में लिखी थी बुक। तो इस बुक के जरिए उन्होंने बताया था डेवलपमेंट टास्क के बारे में, और उन्होंने कुछ स्टेजेस भी दी हैं। आपको बता दूँ, स्टेजेस भी हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने करीबन 6 स्टेजेस दी हैं, और स्टेजेस के अंदर बता रखा है कि किस स्टेज में क्या काम करते हैं। वो नॉर्मल से बातें हैं, अगर आप बिना पढ़े भी जाओगे तो आप लोग अपना आइडिया लगा सकते हो कि हाँ कि इस स्टेज में क्या करता होगा, है ना। मतलब बेसिकली जनरल आइडिया से भी कर सकते हो। मेन जो पार्ट है इसका, वो स्टार्टिंग का पार्ट है बच्चों। पहली बात तो ये कहते थे कि हर एक समय का एक फिक्स टाइम होता है, हर एक चीज़ का क्या होता है बच्चों, एक एज होता है। हर एक प्रकार की एज में ना कुछ टास्क अलॉट होते हैं, कुछ टास्क करने को होते हैं। अगर आपने वो टास्क कर लिए, वो कार्य आपने कर लिए, तो समझो कि लोग आपको सोशली करेंगे एक्सेप्ट। अगर आपने वो काम कर लिया तो लोग आपको सोशली एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो टास्क करने में सक्षम नहीं है, नॉट एबल टू डू टास्क, आपने टास्क नहीं किया, या उस समय जिस समय ये करना था उस समय आपने नहीं किया, तो समझो कि लोग आपको सोशली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। याद रखना। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने देखा होगा कि अब एक बच्चा जो है वो मान लो कि 1 साल का हो गया है, या एक साल 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया। अब 1 साल 1 महीने तक वो पता है कि बच्चा जो है चलने वाला टास्क शुरू करता है, यानी कि बच्चे को चलना स्टार्ट कर देता है बच्चा, है ना। लेकिन आपका बच्चा 1 साल का हो चुका है, 1 सवा साल का हो चुका है, बट अभी तक उसने चलना नहीं सीखा। हो सकता है कोई डिले और डेविएशन का कोई वो हो, डिले डेवलपमेंट का पर्टिकुलरली एक रोल हो सकता है इसके अंदर, कि डिले है उसका डेवलपमेंट। तो अब उसने ओबियसली बात वो काम नहीं किया है, तो अब देखो उसके एज के जो बच्चे हैं, उसी एज के बच्चे जो हैं वो चल फिर पा रहे हैं, बट आपका जो बच्चा है वो अभी तक क्रॉलिंग पे ही है, या बैठ ही पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। यानी कि उसका क्या है, उसने जिस एज में जो टास्क पूरा करना था, जैसे कि हमने कहा 1 सवा साल में आपको टास्क पूरा करना है, उसने टास्क वो नहीं किया, यानी कि उसने वो टास्क पूरा नहीं किया, तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है कि दूसरे के साथ, जैसे दूसरे बच्चे चल रहे हैं, दूसरे के बच्चे आप चल के दिखा रहे हैं, बट वो बच्चा चल के नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वो टास्क उस समय पूरा नहीं किया। तो उनका ये कहना था कि जिस एज में जो हम रहते हैं वही टास्क। जैसे आपको बता दूं मैं, जैसे 21-22 साल की आपकी एज होती है,
21 साल प्लस होती है, इसमें हम मैरिज वाला टास्क पूरा कर लेते हैं, है ना, मैरिज कर लेना चाहिए, तो ये भी एक टास्क है। तो इन्होंने कहा कि हर एक चीज़ का एक समय होता है, सही समय में ही सही काम हम कर सकते हैं, रॉन्ग टाइम में रॉन्ग टास्क हम नहीं कर सकते, ये उनका मानना था। ठीक है, और देखिए जिस समय जो हम टास्क करते हैं या जो जिसमें वो टास्क हमें जिस टाइम पे जो हमें टास्क करना है, उस टास्क के करने की जो प्रवृत्ति, उस करने का जो समय होता है, टाइम होता है, उन्होंने एक वर्ड कॉइंड किया था, याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, उसको बोलते हैं टीचेबल मोमेंट। ये वर्ड इनका ही है, उसको कहते हैं टीचेबल मोमेंट। टीचेबल क्या बोलेंगे, मोमेंट बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं शैक्षणिक क्षण, है ना, क्या बोलते हैं, शैक्षणिक क्षण कहते हैं, टीचेबल मोमेंट कहा जाता है। टीचेबल मोमेंट मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि अब एक एग्जांपल मैं इसका देता हूँ, जैसे को पता है कि 2 साल का बच्चा हो गया, अब 2 साल का बच्चा हो गया, 2 साल का बच्चा क्या डेवलपमेंट टास्क कर सकता है। 2 साल का बच्चा बोल सकता है, 2 साल के बच्चे जो हैं अपने 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 मतलब कि एक सिचुएशन में अपने वर्ड को एक्सप्रेस कर सकता है। हालांकि टेलीग्राफिकल स्पीच होती है, ज़्यादा नहीं बोल सकता, उतने अच्छे ज़्यादा वर्ड डेवलप नहीं होते बच्चे के अंदर, उतनी अच्छी वैकेबलरी नहीं होती, बट बच्चा जो है बातों को कह सकता है। बट 2 साल का हो गया, बट वो बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, अपनी बातों को कह नहीं पा रहा, अभी भी वो बैबलिंग या क्या नाम ये कह सकते हो, वन वर्ड ही बोल पा रहा है, यानी कि वो टीचेबल मोमेंट में है, बट वो चीज़ वो सीखा नहीं है। तो याद रखना, हैविंग अस ये कहते हैं कि अगर टीचेबल मोमेंट अगर आपने अचीव नहीं किया है या आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो आप उसको अचीव करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करें, यानी कि रेपिटेशन करें। क्या करें, रेपिटेशन करना ज़रूरी है। यानी कि अगर मान लो कि आप 2 साल का बच्चा हो गया, अब एक जनरल सा एग्जांपल है, 2 साल का बच्चा हो गया लेकिन वो चलना नहीं सीखा, या 1.5 साल का बच्चा हो गया उसने चलना नहीं सीखा, उसको आप चलना सिखा रहे हो, क्योंकि वो उसका टीचेबल मोमेंट है। अगर उस टाइम अगर आपने नहीं सिखाया तो हो सकता है कि वो आगे वो एक्सेप्टेड ना हो पाए, तो आपको उस समय उसको वो टीचेबल मोमेंट सिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये कहते हैं कि हर चीज़ का एक टीचेबल मोमेंट होता है, एक टाइम होता है, उस टीचेबल मोमेंट में हमें वो टास्क बच्चे को सिखाना है। अगर वो टास्क सीख लेगा तो सही है, टास्क नहीं सीख पाया तो फिर हो सकता है कि वो आगे के टास्क को करने में दिक्कत हो और सोसाइटी उसे क्या ना करे, एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, ग्रुप बनाने का भी एक टाइम होता है, ग्रुप जो सामाजिकरण हमारा होता है उसका भी एक टाइम है, बच्चे मैरिज वगैरह करते हैं उसका भी एक टाइम है, और एक क्या नाम है, अब इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा है कि किस एज में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हो ना, उसका भी एक टाइम होता है बच्चों। हर एक समय एक चीज़ का एक टाइम है, एक एज है, और वो उस एज में वो डेवलपमेंटल टास्क में क्या करना होता है, पूरा करना होता है। बुढ़ापा में आपको क्या क्या चीज़ आपके अंदर चेंजेस आएंगी उसके प्रति आप अवेयर हो, तो वो भी एक डेवलपमेंटल टास्क है ना। मिड एज में आप क्या करते हो उसका भी एक डेवलपमेंटल टास्क है। तो उन्होंने स्टेजेस दे रखे हैं, 6 प्रकार के स्टेज दिए हैं, और उन स्टेजेस में उन्होंने पूरा का पूरा उसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आई होप कि ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, क्या है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी से आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, देखो ये डेवलपमेंटल टास्क जो बच्चे कर रहे हैं, इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑब्वियसली बात है ना, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिससे जो हमारे टास्क को करने में हमारी हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हम वो टास्क पूरा नहीं कर पाते अगर हमें करना चाहिए था। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंटल टास्क। फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंटल टास्क, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। कारक, विकासात्मक कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे या तो अच्छे तरीके से डेवलप कर लेते हैं, अच्छे तरीके से टास्क को कर लेते हैं, या तो नहीं कर पाते। ठीक है, अब सबसे पहला फैक्टर क्या है बच्चों, वो है सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर, ये फैक्टर याद रखना। पहला फैक्टर ये है हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर। क्या है, देखिए, समाज और हमारी संस्कृति, समाज संस्कृति हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये भी डिसाइड करता है कि वो डेवलपमेंटल टास्क पूरा होगा कि नहीं होगा। जैसे हमने बात की कि हर एक चीज़ का एक समय होता है, जॉब का एक समय होता है,
जॉब करने का एक समय होता है, शादी करने का एक समय होता है, कैरियर को ढूंढने का एक समय होता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा कुछ सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर ना लोगों की अर्ली मैरिज हो जाती है। आपने सुना होगा, सोसाइटी कल्चर सबका अलग प्रकार का होता है। कुछ का ऐसा होता है कि 6 महीने में ही 6 साल में शादी कर दी, किसी जगह में ऐसा भी होता है, किसी किसी जगह पर 9 साल में ही शादी कर दी जाती है। मतलब अभी भी है, हालांकि हमने एक एज फिक्स कर रखा है कि भाई एक एज होनी चाहिए, इस एज में शादी करना चाहिए। बट कुछ एरिया में अभी तक चीज़ें डेवलप नहीं हुई है, थॉट डेवलप नहीं हुई है, ऑर्थोडॉक्स थॉट्स के साथ लोग रहते हैं, एक पुरानी सोच के साथ लोग रहते हैं, तो उनके पास है। तो उनमें क्या होता है कि अर्ली एज में उनकी शादी हो जाती है। अब उन अर्ली एज में शादी करने के बाद तो जिम्मेदारी आ जाती है, और जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो फिर वो क्या होता है कि वो जिम्मेदारी में घिर जाता है। घिर जाता है मतलब कि उस जिम्मेदारी के अंदर वो फंस जाता है, तो उसको आगे के टास्क करने में दिक्कत होती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस कल्चर में या किस सोसाइटी में आ रहे हो, और उस सोसाइटी में आने के बाद क्या उस टास्क को पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये भी देखा जाता है कि भाई किस डेवलपमेंटल टास्क आप कर रहे हो, और वो टास्क करने कितने आपकी सोसाइटी या कल्चर कितना आपको सपोर्ट करिए इस टास्क को करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है कि लोग उस सोसाइटी कल्चर के कारण उस टास्क को पूरा कर भी पाते हैं, नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला फैक्टर कौन सा है, आपकी सोच कैसी है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक। आप सोचते क्या हो, इसको हम मनोवैज्ञानिक कारक बोलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या देखेंगे, देखिए अब कुछ लोग कहते हैं कि सर कुछ लोग आपने देखा होगा बच्चों, होता है ऐसा कि कुछ लोग पहले क्या करते हैं, कैरियर बनाते हैं कि हमें कैरियर को पहले बनना है और फिर हमें शादी करनी है। कुछ लोग होते नहीं, पहले हमें शादी कर लेंगे फिर अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे। तो आपकी अपनी मानसिकता क्या है, आपकी अपनी मेंटल एबिलिटी क्या है, आपकी अपनी सोच क्या है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि वो टास्क पूरा करोगे। अब जैसे मान लो कि कुछ लोग अपने सुना होगा 18 साल के बाद 18 ईयर के बाद हम एडल्ट हो जाते हैं, तो हम अपने लाइफ के आने वाले फ्यूचर के बारे में, कैरियर के बारे में सोचते हैं कि हम क्या करेंगे आगे, हमारा जीवन कैसा होगा। पर कुछ लोग होते सोचते नहीं सब के बारे में, कुछ लोग सोचते बस पहले जो है वो मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, शादी के बाद फिर अपना करियर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो आपकी अपनी मेंटल सोच कैसी है, आप क्या सोचते हो किसी चीज़ के बारे में। अब कुछ लोग देखो, हम ये कहते हैं कि भाई इस एज में ना हमें जॉब वाला टास्क पूरा करना है, बट कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जॉब ही नहीं करनी, मुझे तो क्या करना है, अपना बिजनेस करना है। तो अपने बिजनेस वाले काम में लग जाते हैं। तो मतलब उनको पता नहीं है कि मतलब वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना है उनको। तो उनकी थिंकिंग भी डिपेंड करती है कि वो टास्क को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये है जेंडर रोल। जेंडर रोल भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल टास्क को इन्फ्लुएंस करती है। लैंगिक भूमिका, लैंगिक भूमिका ये क्या है बच्चे, देखेंगे एक बार। देखिए क्या है, देखिए लैंगिक भूमिका क्या होती है। जैसे हमने क्या कहा कि मैंने कहा ना कि भाई हम कुछ टास्क बांटे हुए हैं, एज बाय एज आपकी एज बढ़ेगी और आपके कुछ टास्क है। और ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे फीमेल होती है उनके अलग कुछ टास्क होते हैं, मेल के अलग कुछ टास्क। मेल जो होते हैं जनरली आपने देखा होगा कि बाहर के काम करने पसंद करते हैं, और फीमेल जो होती है वो घर के काम या जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं, हाउस मेकर के रूप में काम करती है। ये उनका टास्क है कि घर के काम करनी है, और उनको का टास्क है कि बाहर के काम करने। हालांकि हम जेंडर बायस नहीं है, हमें सबको अपने अनुसार एनवायरनमेंट को चुनने की या अपने काम को चुनने की आज़ादी होती है, बट ऐसा हम जनरली देखते हैं। तो अब कुछ जगह आपने देखा होगा कि जेंडर के जो रोल है ना वो उल्टे उल्टे, मतलब कि मतलब अल्टरनेट है। अल्टरनेट इन द सेंस कि जो मेल को करना चाहिए वो फीमेल करते हैं, जो फीमेल को करना चाहिए वो मेल करते हैं। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर जाओगे आप, नागालैंड साइड पे आप जाओगे, तो वहाँ पर क्या होते हैं कि जो हस्बैंड होते हैं, मतलब जो मेल होता है वो घर के काम करते हैं, और फीमेल जो होती है वो बाहर के काम करती है। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट टास्क है ना बच्चों, वो उल्टा है। मतलब वो यू कैन से कि वैसी बात है कि उल्टा ही कह सकते हैं, क्योंकि मेल बाहर के काम करते हैं और फीमेल घर के काम करती है। तो क्या है जेंडर रोल, मतलब जेंडर को प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो, जेंडर की क्या भूमिका है किसी। अब इंडिया के अलावा बाहर कंट्री में जाओ, किसी फॉरेन कंट्री में जाओ, तो फॉरेन कंट्री में आप देखो ये तो नेचुरल सी बात है कि घर के काम जो होते हैं वो हस्बैंड करते हैं, और बाहर के काम जो होते हैं वो बेसिकली पर्टिकुलर एक जो वो होती है हाउस मेकर होती है वो करती है। तो ये आम बात है। तो जेंडर भी डिसाइड करता है कि वो जो टास्क दिया जा रहा है वो पूरा होगा, किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, एक होता है बच्चों जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है,
मनी वर्सेस फैमिली। ये भी एक पॉइंट है कि लोग ना फैमिली से ज़्यादा ना मनी को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मैं बता दूं, एक एज होती है जिसको बोलते हैं मिड एज या मिड एडल्ट एज कह सकते हो आप इसको। ये एक मिड एडल्ट एज होती है। अब इस एज में क्या है कि हम ये कहते हैं ना कि भाई ये एज में ना बच्चे की जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या चीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि वो उसको अपने बच्चों को भी देखना है, अपने माता पिता को भी देखना है, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो मिड एज आपने सुना होगा, मिड एज क्राइसिस के नाम से, मिड एज आइडेंटिटी के नाम सुना होगा, कि लोग चाहते हैं कि अपनी फैमिली को भी संभाल और कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की कोशिश भी करते हैं स्टेज का। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस एज में क्या है, कुछ लोग आते हैं कि उनको फैमिली की जिम्मेदारी को बिल्कुल भूल जाते हैं और किसको इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, मनी को, पैसे को। उनके लिए ना पैसा सब कुछ है और पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, चाहे फैमिली कैसे भी हालत में, कैसे भी, फैमिली से उनका कुछ ज़्यादा लगाव या कुछ अटैचमेंट नहीं होता है। और दिखाओ आप लोगों ने कि वो महीनों महीनों तक ना बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, मतलब बाहर इन द सेंस की मतलब बिजनेस टूर पे रहते हैं, और घर भी आते हैं या अपने वहाँ भी जाते हैं या अपने फैमिली से भी मिलते हैं, तो वो भी सिर्फ दिखावटी के लिए मिलते हैं कि बस मैं हूँ यहाँ पर हूँ। एक आर्टिफिशियल एक इन्वायरमेंट होता है, एक आर्टिफिशियल उनका एक आउटलुक होता है बच्चों, देखा होगा आप लोगों ने। तो फैमिली, कुछ लोग फैमिली को इंपॉर्टेंस देने के लिए, टास्क उनका क्या कहता है कि उसको फैमिली को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बट वो किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मनी को। तो ये भी एक मैटर हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है जिससे कि आपका टास्क क्या हो, इन्फ्लुएंस हो। उसके बाद और क्या हो सकता है, और हो सकता है जैसे कि बच्चे की फिजिकल डिसेबिलिटी। बच्चा फिजिकल डिसेबल्ड है नहीं, ऑब्वियसली बात है, अगर फिजिकल डिसेबल्ड होगा तो जिस समय में जो टास्क करने वो पूरा नहीं कर पाएगा। चलने वाला टास्क पूरा नहीं कर पा रहा है ना, मिलने वाला टास्क पूरा नहीं कर पा रहा है, कोऑपरेशन नहीं कर पा रहा है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण उसका हो सकता है कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो या कोई सेंसरी डिसेबिलिटी हो सकती है। फिजिकल या साथ में क्या लिख सकते हो आप इसको, सेंसरी डिसेबिलिटी, है ना, यानी कि आपको इंद्रियां में दिक्कत है। तो अब इसी बात है, इंद्रियां में दिक्कत होगी, जैसे सेंसर में, पढ़ सुनने में, देखने में दिक्कत है आपको, तो क्लास में कॉप अप नहीं कर पाओगे, क्लास के साथ अपने आप को आप अटैच नहीं कर पाओगे, क्लास के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो अब इसी बात है कि आप सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं माने जाओगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ करनी चाहिए थी, जो डेवलपमेंट करना चाहिए था, वो नहीं पाया, यानी कि आपने वो डेवलपमेंटल टास्क को पूरा करना चाहिए था, नहीं कर पाए। यही चीज़ याद रखना कि शायद कुछ फैक्टर हैं, अगर इन फैक्टर के अनुसार आप चलते हो तो आप अचीव कर पाते हो, अगर नहीं कर पाते हो तो दिक्कत हो जाती है। तो याद रखना, आपको ये कहता है राइट टाइम पर, अगर आपने राइट टास्क किया, राइट क्या किया, टास्क किया, तो आपने वो चीज़ अचीव कर ली, अचीवमेंट ले ली आपने, और आपने अचीवमेंट ले ली, इसका मतलब ये है कि आपने वो पूरा किया, आप सोशली रूप से एक्सेप्टेबल माने गए, है ना। अगर आपने पूरा नहीं किया, आपने रॉन्ग टाइम पर, करना कुछ और था, रॉन्ग टाइम, जो कि फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, रॉन्ग टाइम पे अगर आपने रॉन्ग टास्क किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी और आप एक्सेप्टेबल, यानी कि आपको जो माइलस्टोन अचीव करना था, क्या यूज करना था, जो माइलस्टोन, याद रखना इसको हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी कहते हैं। माइलस्टोन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अचीव करना है, कुछ ऐसे टास्क है जो हमें अचीव करना है। तो माइलस्टोन अगर अचीव नहीं किया आपने, तो समझो कि आपको लोग सोशली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसके पीछे कुछ ये फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स के कारण ये समस्याएं बेसिकली देखी जाती हैं। ठीक है, आई होप कि ये फैक्टर अफेक्टिंग जो टास्क है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम स्टेजेस पे। ठीक है, आगे हम किसकी बात करते हैं, स्टेजेस की बात करते हैं। तो इन्होंने कितने स्टेज दिए थे बच्चों को, था तुम्हें, आगे बढ़े हम, तो इन्होंने दिए थे 6 स्टेजेस। तो हैविंग हर्स के हम करेंगे अब स्टेजेस ऑफ हैविंग हर्स्ट, हैविंग हर्स्ट stages of development according to Havinghurst, stages of development है ना,
बाय हैविंग अस। है ना, हैविंग अस के अनुसार कौन कौन से स्टेजेस हैं, तो उन्होंने बताया आपको, इन्होंने 6 स्टेजेस में, तो कितने स्टेज दिए उन्होंने, 6 अवस्थाओं के अंदर, 6 स्टेजेस के अंदर इन्होंने पूरे डेवलपमेंट को क्या किया है बच्चों, बांटा है, याद रखना 6 स्टेजेस में। तो जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, फर्स्ट स्टेज है बच्चों, उसको उन्होंने कहा स्टेज 1, और स्टेज 1 है पहला, और इसको उन्होंने एज क्या रखी है, ये रखी है इन्होंने 0 से लेकर लगभग 6 ईयर तक के बच्चे, है ना। तो स्टेज 1 में कौन से बच्चे आ जाते हैं, 0 से लेकर 6 ईयर तक के बच्चे होते हैं, ठीक है। और 6 ईयर तक के बच्चे कौन से आ जाएंगे इसमें, ऐसे आ जाएंगे इसमें इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। अब ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ये तो बिल्कुल सिंपल है, स्टेजेस तो आप सिंपल है। अब एक बात बताओ, स्टेज इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है, बच्चा बोलना सीख जाता है, बच्चा पढ़ना सीख जाता है, बच्चा इंट्रैक्शन करना लग जाता है, खेल खेलने लग जाता है ना, तो उसके साथ मिलने जुलने लग जाता है, तो मतलब स्कूल जाने लग जाता है। तो ये कुछ टास्क हैं, तो इनके टास्क ज़्यादा वो नहीं है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार इसको पढ़ोगे ना समझ में आपको आ जाएगा। तो स्टेज 1 ये है, इसमें क्या क्या टास्क करता है देखेंगे एक बार। तो सिंपलर वही टास्क है जो कि कॉमन सेंस से भी कर सकते हो आप। पहला कि लर्निंग टू टॉक, बोलना सीखना, है ना, लर्निंग टू वॉक, चलना सीखना, है ना, टेकिंग हैवी फूड या सॉरी सॉलिड फूड्स लेना, है ना, सॉलिड फूड वगैरह लेना इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है, सॉलिड फूड वगैरह इसमें लेना आ जाएगा। उसके बाद टॉयलेट ट्रेनिंग आपने सुना होगा, इसी में आती है टॉयलेट ट्रेनिंग, है ना, बच्चे को सिखाते हैं ना टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे किया जाता है, पोटी कैसे की जाती है, मतलब बच्चे को हम सिखाते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चा इसी में सीखता है। और क्या हो सकता है इसके अंदर देखेंगे इसके अलावा रीडिंग राइटिंग, है ना, रीडिंग करना, राइटिंग भी बच्चे सीखने लग जाते हैं, और साथ में बच्चे के अंदर कुछ नंबर्स यानी कि जो गिनती वगैरह होती है ना, नंबर्स की जो नॉलेज होती है बच्चे को वो भी मिलने लग जाती है। तो अभी लगा सकते हो कि बोलना सीखना, चलना सीखना, सॉलिड फूड डेवलप करना, और सिंबॉलिक थिंकिंग। अभी कह सकते हो कि कुछ बच्चे में सिंबल्स के रूप में भी बच्चे में सिंबॉलिक थिंकिंग जो होती है वो भी आने लग जाती है, ठीक है। तो क्या आने लग जाती है बच्चे में, सिंबॉलिक थिंकिंग। बच्चे ना सिंबल्स बनाते हैं, कि जैसे कि आपने देखा होगा ना, सिंबॉलिक मतलब क्या हुआ कि लाइक कि बच्चे में जैसे कि बच्चे आपने देखा होगा कि बच्चे एरोप्लेन इमेजिन करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एरोप्लेन बना देंगे, जहाज बन के उसके साथ खेल रहे हैं, तो एक इमेजिनरी प्ले होती है बच्चों, उसी को हम सिंबॉलिक प्ले कहते हैं। सिंबल्स बच्चे बने, जैसे झाड़ू को बना लेंगे एरोप्लेन, तो ये सिंबॉलिक प्ले में आ जाता है ना, उस पर बैठ के घूम रहे हैं, या स्कूटर बना दिया स्कूटर पे घूम रहे हैं बच्चे, तो एक सिंबल्स बच्चे के माइंड में होते हैं, उसको हम सिंबॉलिक प्ले बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। लर्निंग टू नंबर 6 तक जाता है बच्चा। अब आते हैं हम कुछ स्टेज 2 में। देखो ये सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे वे तो भी आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अब स्टेज में कोई मोरालिटी बच्चे में नहीं होती, याद रखना। ऐसा कहा जाता है मोरालिटी भी होती है, तो वो होती है आपकी एक्सटर्नल मोरालिटी, याद रखना कैसी होती है, एक्सटर्नल मोरालिटी होती है, बाहरी नैतिकता होती है बच्चे में। नैतिकता आंतरिक ना होकर कैसी होती है, बाहरी होती है। तो बाहरी आउटर मोरालिटी होती है बच्चे के अंदर, मोरालिटी इनर नहीं होती। अब हम बात करते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 जो है ये है आपका कब से कब तक, ये है आपका 6 से लेकर 12 साल तक, और आपको पता ही है कि ये आपका होता है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यकाल। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो पहली बात तो याद रखना 6 से 12 साल को आपको पता है गैंग एज कहा जाता है, ये कहा ही जाता है गैंग एज, है ना। और इस वाली एज को अगर हम पीछे जाएं तो ये वाली एज जो होती है वो प्री गैंग एज होती है, प्री गैंग एज। ये इन्होंने नहीं कहा था, ये जनरली हम स्टेज को कहते हैं प्री गैंग एज। तो बच्चे का गैंग स्टेज में नहीं बनता, समूह उतना नहीं अच्छा नहीं बन पाता, बट इस स्टेज में बच्चे का गैंग बन जाता है, तो गैंग एज कहलाती है। तो गैंग अगर में रह रहा है, दल में रह रहा है, तो पहली बात तो बच्चे की जो समाजीकरण होता है स्टेज के अंदर उसको बोलते हैं ग्रुप सोशलाइजेशन,
यानी कि बच्चा ग्रुप में रहना और ग्रुप के साथ अपने आप को इंटरेक्शन करना, कि सामाजिक रूप से सामाजिकरण जो होती है ना बच्चे के अंदर, वो ग्रुप में होती है। सामाजिकरण यानी कि सोसाइजेशन इन ग्रुप में बच्चा सीखता है, ग्रुप इंटरेक्शन करता है। और कुछ बच्चे में मॉरल रीजनिंग भी आने लग जाती है, बच्चा कुछ तर्क वितर्क भी कर सकता है, मतलब नैतिक चीज़ों के बारे में सही गलत जानना। तो मॉरल रीजनिंग बच्चे में आ जाती है स्टेज के अंदर, याद रखना, बच्चा मॉरल रीजनिंग करने लग जाता है स्टेज के अंदर। उसके साथ जेंडर रोल को समझना कि ना जेंडर के, मेल के क्या रोल हैं, फीमेल के क्या रोल हैं, है ना, जेंडर रोल्स। आपने देखा होगा बच्चे इस स्टेज के अंदर ना, इस स्टेज के अंदर ना बच्चे क्या होता है, आपने देखा होगा कि सेम सेक्स के साथ खेलना पसंद करते हैं। सेम सेक्स, सेम सेक्स मतलब लाइक कि लड़का खेलेगा, मेल खेलना चाहेगा फीमेल मेल से और फीमेल फीमेल से, बट उसको पता है, अब देखिए मेल फीमेल के साथ खेलने जाएगी ना तो उसको रोकेगा, उसको पता है कि जेंडर रोल अलग है, लड़के कुछ का अलग काम है, लड़कों को कुछ अलग काम है, लड़कों के कुछ अलग गेम्स होते हैं, लड़कों के कुछ अलग वो गेम्स होती हैं। तो जेंडर गेम्स या जेंडर रोल्स को, बेसिकली जेंडर का क्या रोल है, उसको बच्चा स्टेज में समझना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद रीडिंग राइटिंग और कैलकुलेशन इसमें भी होती है। उसमें नंबर था, इसमें रीडिंग है ना, राइटिंग और कैलकुलेशन। थोड़ा बहुत बच्चा कैलकुलेशन भी जोड़ घटा भाग गुना भाग भी करना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है देखेंगे बच्चे, और लिखेंगे इसके अंदर। और इसमें क्या होता है बच्चे, पर्सनल पर्सनल इंटरवेंशन कह सकते हो आप, या पर्सनल इंटरपर्सनल डेवलपमेंट कह सकते हो। पर्सनल इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है बच्चों की, एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे से क्या करना है, इंटरेक्शन करना, एक दूसरे से कॉपरेट करके से खेलना। तो बच्चे आपने देखा इसमें गेम्स वगैरह जो भी खेलते बच्चे, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके खेलते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। आपने सुना होगा ना, एक मोरलिटी वाला टॉपिक था, मोरल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, नैतिक विकास के बारे में, है ना, मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था हमने। और उसमें कोहलबर्ग की थ्योरी आपने सुना होगा, कोहलबर्ग बहुत फेमस है। कोहलबर्ग ने कहा भी था ये चीज़, क्या कहा था कोहलबर्ग ने क्या कहा था कि बच्चा जो होता है ना स्टेज में आने के बाद अपने कुछ मॉरल वैल्यूज़ को समझने लग जाता है कि भाई क्या मेरे मॉरल वैल्यूज़ है, मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो इस स्टेज के अंदर ना बच्चे, उसको पता है कि मुझे ना दूसरों के साथ अगर अच्छा से इंटरेक्ट करना है, अगर मुझे दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करूंगा तो ही लोग मुझे जो गुड बॉय की कैटेगरी में रखेंगे। तो गुड बॉय और बैड बॉय वाला जो एक्सेप्टेंस होता है ना बच्चों, वो इसी स्टेज में होता है। उसी को हम पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, है ना, कि मैं उसकी हेल्प करूंगा तो वो मेरी हेल्प करेगा। तो एक पर्सनल जो रिलेशनशिप आप कह सकते हो इस स्टेज में डेवलप होना शुरू हो जाता है। और आप ये कह सकते हो कि बच्चे के अंदर ग्रुप एक्सेप्टेंस या गुड बॉय या बैड बॉय वाला जो क्या नाम है एक कॉन्सेप्ट होता है, वो स्टेज में आता है। वो चाहता है कि मैं अच्छा बनूं, लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे बुरा ना कहें। गुड बॉय बैड बॉय की जो प्रवृत्ति होती है वो स्टेज के अंदर क्या होती है देखी जाती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज यही है, ग्रुप सोसाइजेशन ज़्यादा होती है स्टेज के अंदर। बच्चा मॉरलिज्म समझने लग जाता है और कुछ नॉलेज अब यू कैन से कि ज्ञान लेना शुरू कर देता है बच्चा। कुछ जो आउटर नॉलेज होते हैं ना बच्चे में, कुछ जैसे कि माउंटेन्स के बारे में, पहाड़ों के बारे में, झरनों के बारे में जो ज्ञान होता है वो शुरू हो जाता है बच्चे का स्टेज में। तो आउटर नॉलेज कुछ बच्चे में कुछ हद तक शुरू हो जाती है कह सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं स्टेज थर्ड में। स्टेज थर्ड आ जाता है आपका जो जीवन का सबसे डिफिकल्ट स्टेज कहलाता है, आपको पता ही है। इसको हम स्टॉर्म एंड स्ट्रेस स्टेज भी कहते हैं। स्टेज थर्ड जो कि आपकी होती है 12 से लेकर लगभग 20 साल तक, और ये स्टेज कहलाती है एडोलेसेंट स्टेज, है ना। इसको हम किशोर काल कहते हैं। और आपको पता ही है कि ये टॉपिक ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। ये सबसे डिफिकल्ट स्टेज होती है और स्टैनले हॉल ने इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज कहा था, है ना, तनाव एवं तूफान का काल कहा था। कि भाई इस स्टेज में बच्चे में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे में को, बहुत सारा अपने करियर के प्रति बच्चा थोड़ा सा कॉन्शियस भी होता है, थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है, बच्चे में कॉन्फ्लिक्शंस भी रहते हैं, डायलेमा भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें इसकी होती है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि बच्चा स्टेज के अंदर ढूंढता है सेल्फ आइडेंटिटी। आपको पता ही है, सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढता है कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या बनना है, क्या मुझे करना है।
और आइडेंटिटी ढूंढते ढूंढते वो थोड़ा बहुत ना यू कैन से कि एक डायलेमा के जो प्रवृत्तियाँ होती है, डायलेमा का जो ये जो दुविधा नामक चीज़ होती है, ये भी देखी जाती है कि बच्चे थोड़े बहुत कन्फ्यूज भी रहते हैं। और आपको देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ बच्चे ना पता ही नहीं कर पाते हैं कि मेरा बेसिकली एम क्या है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। तो जो साथी ने कहा, दोस्त ने कहा, क्योंकि अब बच्चे स्टेज पर पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है बच्चों पर, तो जो पीयर ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया, उसी प्रकार के डायरेक्शन में, उसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव पर हम लोग निकल जाते हैं। तो बच्चों को ना कहीं ना कहीं यहाँ पर तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है ना। तभी हम स्टेज के अंदर, और ये बच्चे ढूंढ नहीं पाते कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए उनको फोर्स किया जाता है, फैमिली का प्रेशर होता है, दोस्त का प्रेशर होता है, फादर का प्रेशर होता है। आपने देखा होगा ये चीज़। तो सेल्फ आइडेंटिटी बच्चा स्टेज में खोजता है, और बच्चे में डायलेमा देखी जाती है। डायलेमा मतलब यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि बच्चे में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है अपने आप को कन्फ्यूजन में, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर कैरियर, कैरियर के लिए जाना, है ना, कि मेरा आगे भविष्य क्या है, मुझे आज आगे क्या करना है, अपने कैरियर में आगे मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखना, ठीक है। बेसिकली है ना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग वो कर देते हैं। यू कैन से कि बच्चे में फ्यूचर प्लानिंग शुरू हो जाती है कि मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या बनना है। तो फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है स्टेज के अंदर। बच्चे में डेवलप हो जाता है आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे में हो जाता है, यू कैन से, है ना। इमोशनल डेवलपमेंट हाई रूप से हो जाती है। इनफैक्ट इमोशनल चेंजेस भी देखे जाते हैं, हमने देखा होगा। इमोशनल चेंजेस मतलब कि बच्चे के अंदर जो संवेगात्मक रूप से जो कुछ अस्थिरता भी आती है। बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा कभी खुश रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, उदास से रहते हैं, परेशान से रहते हैं, इरिटेट से रहते हैं। तो इमोशनल जो चेंजेस, अपहीवल जो होता है, इसको हम इमोशनल अपहीवल कहते हैं, है ना। तो बच्चे में देखी जाती है स्टेज के अंदर इमोशनल अपहीवल जो होता है, इसी स्टेज में देखा जाता है स्टेज, है ना। तो क्या रखना। दूसरी बात ये कि बच्चे का एक ना आइडियोलॉजी भी होती है, विचारधारा, कि मैं क्या सोचता हूँ। तो आइडियोलॉजी जो होती है ना बच्चे की, इसी स्टेज में डेवलप होती है कि उसकी अपनी विचारधारा क्या है, वो क्या सोचता है, वो दूसरे के बारे में क्या सोचता है, वो अपने बारे में क्या सोचता है ना, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। तो एक विचारधारा जो होती है, ये जो आइडियोलॉजी जो होती है बच्चों, ये स्टेज में बननी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट भी जो होता है इसी स्टेज में होता है कि मैं क्या सोचता हूँ, दूसरे के बारे में मेरे क्या थिंकिंग है। और सेक्सुअल डेवलपमेंट आप कह सकते हो, सेक्सुअल डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है स्टेज के अंदर, है ना। सेक्स का विकास हो जाता है बच्चों में, काम प्रवृत्ति का विकास हो जाता है ना। ये आपने सुना होगा कि बच्चे, ऑब्वियसली बात है कि इमोशनल क्यों सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे में हो जाते हैं हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस के कारण बच्चे में जो सेक्सुअल एबिलिटी होती है वो डेवलप होने लग जाती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कौन सी स्टेज में पाई जाती है, स्टेज 3 में। बट ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट माना गया है। आपको बताइए स्टैनले हॉल ने इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज कही है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, समस्याएं आती हैं और परेशानियां आती हैं, ठीक है। तो स्टेज 3 था हमारा ये एडोलसेंस स्टेज। तो ये कॉमन सी बातें हैं बच्चों कि करियर के लिए बढ़ना, आगे लाइफ के लिए आगे बढ़ाना, इमोशंस चेंज आना, है ना। और याद रखना इस स्टेज में एक चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बच्चे में। पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लोग ना समूह कहते नहीं कि एक समवयस्क के साथ, एक साथी के साथ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस होते हैं साथी। और यही कारण होता है बच्चों, पीयर इन्फ्लुएंस के कारण ही कि बच्चे के अंदर जो बुरी आदतें होती हैं, बैड हैबिट्स होते हैं ना, वो आने लग जाती हैं। तो ये भी देखा गया है, ये टास्क ऑब्वियसली बात है, बच्चे पीयर प्रेशर में काम करते हैं और सोशल डेवलपमेंट की नॉलेज ले लेते हैं, आइडियोलॉजी आती है बच्चे के अंदर, इमोशनल चेंजेस, फ्यूचर प्लानिंग, कैरियर, सेल्फ आइडेंटिटी। मेन क्या है इसके अंदर, सेल्फ आइडेंटिटी बच्चे खोजते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे लोग पहचाने, लोग मुझे जाने कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या मेरे एबिलिटीज़ या क्या मेरे अंदर स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 3rd स्टेज। अब आते हैं 4th स्टेज। इस स्टेज में आप लोग कहीं ना कहीं होंगे क्योंकि ये स्टेज हमारी अर्ली अडल्ट की होती है। वो आता है स्टेज नंबर 4। ये स्टेज 4 है हमारा। ये स्टेज 4 है हमारा। ये आपका होता है 20 से लेकर लगभग 30 साल तक, और इसको हम अर्ली अडल्ट कहते हैं, पूर्व वयस्क काल कहा जाता है। और लगभग आपको पता ही है कि इसमें जो हमारा जीवन, जो एक कहते हैं कि एक जीवन में एक मेंबर होता है, एक रिलेशन होता है, या एक इंटीमेसी होती है, वो डेवलप होने लग जाती है।
इंटीमेसी मतलब यहाँ पे घनिष्ठता से लेते हैं हम लोग कि एक संबंध जुड़ जाता है किसी दूसरी फैमिली के साथ, जैसे शादी हो जाना, है ना। तो पहली बात तो ये वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे, यहाँ पे करियर की क्या हो गई, शुरुआत हो गई है। लोग कहीं ना किसी काम धंधे में लग जाते हैं स्टेज के अंदर, तो करियर की क्या हो गई बच्चों, शुरुआत हो गई। और यहाँ पर क्या है, उन्होंने रेगुलर कैरियर को प्लेस करना भी शुरू कर दिया। ये पॉइंट याद रखना, मतलब कि अपने अपने काम वाम में बच्चे लग चुके हैं। करियर की शुरुआत तो पहले हो गई थी, प्रिपरेशन थी, अब यहाँ पे क्या हो गई है, स्टार्टिंग हो चुकी है करियर की। लोग किसी ना किसी काम के अंदर अब लग जाते हैं। ये स्टेज ही कहती है कि स्टेज में अगर आपने काम करना नहीं शुरू किया तो फिर ये डेवलपमेंट टास्क में नहीं आएगा, आप अकॉर्डिंग टू हैविंग अस। तो आपको इस स्टेज में ये काम पूरा कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो करियर की सही रूप से शुरुआत स्टेज में हो जाती है। और कह सकते हो स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर आ जाता है, काफ़ी लोग ने देखा होगा बच्चों कि फैमिली भी बन जाती है, फैमिली बनना शुरू हो जाता है स्टेज के अंदर। फैमिली का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है कि उसका एक मैरिज हो जाना। और देखिए मैरिज हो जाना एक प्रॉब्लम नहीं है, फिर इनफैक्ट मैरिज एक अच्छी चीज़ होती है, बट इसका बेसिकली क्या है कि मैरिज के साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि अपने साथी के साथ एक तरह का जो कांटेक्ट है, एक तो संपर्क है, वो अच्छा होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन जरूरी होती है। अगर ये कोहैबिटेशन ना हो पाए तो ये समझ लो कि फिर ना, अगर आपने कोहैबिटेशन नहीं किया तो आपका इस स्टेज का टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। कोहैबिटेशन मतलब होता है साथी के साथ रहना, साथी के साथ रहना। अब ये क्या है, अब देखिए आपने देखा होगा कि दो फैमिली, अब जैसे शादी होती है, मान लो किसी की 25 साल की उम्र में शादी हो गई, 25 ईयर्स में। अब 25 साल में जो शादी हुई है, बच्चा ऑब्वियसली बात है कि मैच्योर है, बट जो फैमिली में जो उसकी वाइफ आई है या हस्बैंड जो भी है, वाइफ जो उसकी आई है उसकी लाइफ में, अब उसके थॉट हो सकते हैं कि फैमिली से ना मिले, है ना। और दोनों के बीच में ऑब्वियसली बात है खटपट शुरू हो जाती है, इन सेंस की दोनों में प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। तो इससे क्या होता है, इसका क्या परिणाम होता है कि आपने सुना होगा कि 1 साल हुई शादी के बाद 1.5 साल शादी हुई और क्या हुआ, डाइवोर्स हो गया, या लड़की भाग गई या लड़का भाग गया, ऐसा आपने सुना होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोहैबिटेशन बच्चे में नहीं होता। कोहैबिटेशन मतलब क्या हुआ कि एक कोरिलेशन, या भी कह सकते हो कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये टाइम ऐसा होता है जहाँ पे आपको एडजस्ट करना है अपने साथी के साथ। जो कर पाते हैं वो टास्क को पूरा कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो टास्क को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इस स्टेज के अंदर। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है, हालांकि अब वो कमाने लग गया है तो अब उसकी अपनी फैमिली भी है, और उसके ऑब्वियसली बात है उसके माता पिता भी होंगे, उसको भी संभालना है, उनको भी देखना है। तो अपनी फैमिली को भी देखना और अपने जो माता पिता हैं उस फैमिली को भी क्या करना, एक तरह से प्लेस देना। ये आपको ध्यान रखना है स्टेज के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, अर्ली एडल्ट के अंदर। और अचीवमेंट ये हो गया। उसके बाद सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत देखा गया स्टेज के अंदर। इस स्टेज में आने के बाद सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। अब इस सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं नागरिक का धर्म, नागरिक के जो उत्तरदायित्व होते हैं ना, जो उनके कर्तव्य हैं उनके प्रति सजगता, नहीं लाइक कि उसको पता है कि मैं इतना कैपेबल हो गया हूँ कि मैं वोट दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, और डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है वहाँ पर हमें वोट डालने का अधिकार, और वोट डालने का अधिकार ही नहीं, हमें सही कैंडिडेट को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सिविल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट्स ड्यूटीज़ वगैरह जो होती हैं, उनमें बच्चे की उस प्रति उसके चीज़ों के प्रति बच्चे की जो नॉलेज होती है वो स्टेज में डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, ओके, स्टार्ट क्लियर है यहाँ तक। तो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और फ्यूचर की प्लानिंग भी थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है कि मुझे आगे करना क्या है। फ्यूचर प्लानिंग भी बच्चा स्टेज में और अच्छे तरीके से करने लग जाता है। तो ये स्टेज हमारा कौन सा था, 4 था। ठीक है, अब आते हैं स्टेज 5। इसको हम इसी को मिड एज आइडेंटिटी या मिड एज क्राइसिस कहते हैं। एज है हमारी कौन सी, स्टेज नंबर 5, है ना, स्टेज नंबर 5 है। और स्टेज जो है वो उसमें कौन से एज के बच्चे होंगे, मतलब एडल्ट होंगे, वो होंगे 31 से लेकर लगभग 65 साल तक, और ये होते हैं आपके मिडल
या लेटर एडल्ट। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा होगा कि ये एज ऑब्वियसली बात है कि बहुत टिपिकल है, और टिपिकल इसलिए कह रहा हूँ मैं कि स्टेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फैमिली और बड़ी हो जाती है। अब वो बच्चा जो 2-3 साल का था, स्टेज में आने के बाद उस बच्चा जो है वो 16-17 साल का हो गया है, यानी कि एडोलसेंट स्टेज में आ गया, टीनेज में आ गया है, उसको भी पढ़ाना है, फैमिली को भी देखना है। तो यू कैन से कि एक्स्ट्रा बर्डन इस स्टेज में हम फील करते हैं, याद रखना। तो ये पहली बात तो मिडल या अर्ली, इसको हम अर्ली एज कह सकते हैं या इसको हम मिड एज क्राइसिस कह सकते हैं। मिड एज जो में बच्चा क्या मतलब पर्सन आ गया है, मिड एज कह सकते हैं। और इस स्टेज में याद रखना एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा फील करता है, पर्सन फील करता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है। और याद रखना गाइड एजिंग जो यू कैन से कि अब ये स्टेज में क्या होता है कि सोशल ग्रुप्स बनने भी शुरू हो जाते हैं। सोशल ग्रुप्स का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है कि बच्चे का एक सोशल ग्रुप बनना लग जाता है, सामाजिक ग्रुप, है ना। लोग चाहते हैं कि एक कम्युनिटी बने मेरी भी, और मैं भी एक अपने कुछ समय जो है मैं अपने दोस्तों के साथ या अपने जो उसके संबंधी हैं, जो उसके साथ के हैं, उनके साथ, तो सोशल ग्रुप्स इस स्टेज में बनने लग जाते हैं, है ना। सामाजिक समूह जो होते हैं इस स्टेज में क्या है, बनने लग जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्टेज में होता है। और अपने बुजुर्ग जो होते हैं ना, अपने से बड़े जो एजिंग पर्सन होते हैं, एजिंग जो होते हैं उनकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। एजिंग हेल्प मतलब यहाँ पे किससे है, एजिंग पर्सन जो उनसे बड़े हैं, जो उनसे बुजुर्ग हैं, जो उनसे क्या हैं, वृद्ध हैं, उनकी हेल्प करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं स्टेज में। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और जिम्मेदारियों को लेते हैं, ड्यूटीज़ को समझते हैं स्टेज के अंदर, और एक्स्ट्रा कुछ अलग करने की जिज्ञासा होती है। मतलब कुछ ऐसा, जैसे अब उनको लगता है ना कि अब मेरे को ना लाइफ के अंदर कुछ अलग करना है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, अब फैमिली की जिम्मेदारी बढ़ गई है ना। तो अब फैमिली के साथ भी कोऑपरेशन, है ना, उसको फैमिली के साथ भी कोऑपरेशन करनी है ना। उसको अपने अपने से जो उसके बुजुर्ग हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी कोऑपरेशन करनी है। तो कोऑपरेशन का जो क्राइटेरिया है ना बच्चे, वो बढ़ रहा है। इन सब के साथ कोऑपरेशन करना है, सह संबंध रखना है, दोनों को मिलाकर चलना है। तो कोऑपरेशन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, काम धंधा मतलब काम करने की जो क्रिया होती है वो और बढ़ जाती है स्टेज के अंदर, याद रखना। और सभी के साथ घुल मिल के रहना, मतलब कि हर एक को लेकर चलना, यू कैन से कि सारे फैमिली को लेकर चलने वाली बात जो होती है वो इसी स्टेज में अंदर देखी जाती है। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें मिड एज होती है और इसमें एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके अंदर देखे जाते हैं, है ना। लोग अपने जीने के लिए, अपने लिए भी कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और समय मतलब कि अपने जीव काम, अपने मतलब यू कैन से कि लाइफ को जीने का समय नहीं होता, तो कुछ सोशल ग्रुप बनाए जाते हैं सो दैट कि हम उनके साथ रह सकें और सोसाइटी में इंटरेक्शन कर सकें, सोसाइटी में हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए, तो ये था स्टेज 5। अब लास्ट स्टेज इसकी रह गई है, स्टेज नंबर 6, जो लास्ट स्टेज है, ये आपकी होती है 65 से लेकर टू टिल डेथ। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ओल्ड एज है हमारा, ओल्ड एज कहलाता है, जीवन का सबसे अंतिम काल कहलाता है ये। ओल्ड एज में आपको पता ही है, पहली पॉइंट तो ये कि रिटायरमेंट का काल होता है, टाइम ऑफ रिटायरमेंट, है ना, टाइम ऑफ रिटायरमेंट होता है ये। रिटायरमेंट मतलब कि लगभग जो लोग होते हैं अपने अपने काम से रिटायर हो जाते हैं, या बॉडी ऑब्वियसली बात है कि उस शेप में नहीं रहती कि वो काम कर सकें, और जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में लगे हैं वो रिटायर हो जाते हैं, हमने देखा होगा रिटायरमेंट। दूसरी बात, उनको पता है, दे आर अवेयर ऑफ फिजिकल चेंजेस, उनको पता है कि फिजिकल चेंजेस अब होंगे, शरीर उस प्रकार का नहीं है। आपको पता ना ये चीज़, ये जो टाइम होता है वो डीके का होता है। डीके आपने सुना होगा वर्ड, एक ये टाइम जो होता है वो डीके का होता है। डीके का मतलब है कि अब देखिए, डीके मतलब क्या होता है कि जिस अवस्था में आप पहले थे, जहाँ से आपने शुरुआत की है, उसी अवस्था में दोबारा आ जाना, डीके वही होता है बच्चों। जैसे एग्जांपल के लिए कि बच्चा जब पैदा होता है, आपने देखा होगा एकदम
हाथ पैर हिला रहा है बस, खाली लेटा हुआ है एकदम पूरा, उसके हाथ मूव नहीं करते, पैर मूव नहीं करते, है ना, धीरे धीरे वो मूव करना शुरू करते हैं। फिर वो बड़ा होता है ना, मूवमेंट करने लग जाता है, बच्चा खड़ा हो जाता है, चलने लग जाता है, टास्क करने लगता है, और फिर बुढ़ापा आता है तो फिर वही अवस्था आ गई, फिर उसके बॉडी मूवमेंट करने बंद कर दिया और फिर से वही अवस्था में आ गया, यानी कि फिर से वो ऐसे ही बेड पर या किसी चीज़ पर पड़ा हुआ है। तो डिके की अवस्था होती है, यानी कि जिस शेप से आपने शुरू किया था वहीं पे आपका क्या हो गया, एंड हो गया। तो अवेयर हो जाते हैं फिजिकल चेंज को लेकर, कि उसको पता है कि बुढ़ापा आ गया है। और इस स्टेज में हमने देखा होगा कि बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, मेडिकल या मेडिसिन की जो ज़्यादा पड़ती है, मेडिसिन या मेडिकल हेल्प कह सकते हो आप, कभी भी उसको डॉक्टर की नीड पड़ सकती है, तो मेडिकल हेल्प की नीड है ना। दूसरी बात ये कि ये ना बहुत एक्सपीरियंस एज होती है, तो इसमें ना हम दूसरे को गाइडेंस देते हैं। तो यंग जो होते हैं ना, यंग को गाइडेंस की एज कही जाती है, कि लोग जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो यंग को क्या देते हैं, गाइडेंस देते हैं, गाइडेंस की एज कही जाती है, ठीक है। और स्ट्रेंथ जो होती है, फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो कम होने जाती है, तो डिक्रीज होता है क्या, फिजिकल स्ट्रेंथ, है ना। फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। और अनुभव को बांटते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं, रिटायरमेंट का टाइम होता है तो अभी इस स्टेज में बच चाहता है कि लोग फैमिली के साथ रहे और अपने आप को ना इंटीग्रेटेड मानने लग जाते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण, इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, संपूर्ण, कि मुझे जीवन से अब क्या है, संतुष्टि है, जो मुझे मिलना था मिल गया, जो मुझे चाहिए था चाहिए मिल गया, अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन के प्रति क्या रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, एकदम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। और ग्रैंड पेरेंट्स ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है स्टेज के अंदर, अब दादा बन गए ना, 65 साल के हो गए, तब दादा बन चुके हो, तो ग्रैंड पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती आ जाती है, पोते के साथ घूमना और उनके साथ क्या करना, लाइफ को क्या करना, एंजॉय करना। तो ये हमारा था स्टेज नंबर 6। तो आप देख रहे हो ये स्टेज पर भी कुछ ना एग्जाम में आ सकता है। और क्वेश्चन जो होते हैं आपके जनरली जो हमारे वो हैं, जो बेसिक जो मैंने आपको बताया कि क्या है एज, क्या है, किस एज में क्या होता है, किस टाइम में, और क्या टर्म कॉइन किया था, टीचेबल मोमेंट, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, शैक्षणिक क्षण, इसका क्या बोलते हैं, शैक्षणिक क्षण, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और एक क्वेश्चन इस पर 100% आएगा, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक है, KVS में अभी ज्वाइन डाला गया है, एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर आपको 100% मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। अब इस टॉपिक में आपका केवल एक सोशलाइजेशन टॉपिक रह गया है, वो हम करेंगे, उसके बाद फर्स्ट यूनिट आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक टॉपिक और रह गया इसके अंदर, सोशलाइजेशन, सोशल एजेंसीज कौन सी होती हैं, उसके बाद ये टॉपिक, ये जो यूनिट है आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।